तो बिहार में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम पे इस वक्त हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री का संबोधन, जहां पर विभिन्न परियोजनाओं की बात करते करते यहां पर प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले में जो मारे गए हैं, उस हमले में जो मारे गए पीड़ित हैं, उनकी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आंखों में नमी के साथ प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उनके घावों पर एक मरहम लगाने की बात कही, तो वहीं बहुत ही कड़े और साफ शब्दों में कहा कि जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उन्हें कल्पना से भी ज्यादा बड़ी सजा यहां पर मिलेगी, क्योंकि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से भारत लगातार अपनी आवाज उठाता आया है, एक बार फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने इस बेहद कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया है उन्हें उसकी सजा मिलेगी। साथ ही दुनिया भर से जिस तरह से इस घटना की निंदा की गई, जिस तरह से तमाम वैश्विक नेताओं ने प्रधानमंत्री से बात की और अपनी सांत्वना के साथ साथ अपना समर्थन भी आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है उसे दिया, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने उनका आभार व्यक्त किया और साथ ही कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों की जो इच्छा शक्ति है आतंकवाद के खिलाफ, वो आतंकवाद के इन आकाओं की कमर को तोड़ देगी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में अपने संबोधन से पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शिकार हुए मासूमों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गहरी संवेदना के साथ उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया कि वे कुछ पल का मौन रखकर पहलगाम हमले में खोई गई अमूल्य जिंदगियों के प्रति सम्मान व्यक्त करें और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाएं। 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। बाईस अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है
उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. तो समर्थन के लिए वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने। साथ ही बेहद कड़े और साफ शब्दों में एक बार फिर कहा कि भारत अब इन आतंकी के आकाओं के खिलाफ ऐसे कदम उठाएगा कि उनकी जो जमीन है वो हिल जाएगी। हमारे साथ इस वक्त और इस तो आपको बता दें कि इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। प्रधानमंत्री क्या यहां पर आतंकियों को कड़ी चेतावनी। आज पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दुखी है। हम आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेंगे। 144 करोड़ भारतीयों की जो इच्छा शक्ति है उसके आगे देश के दुश्मनों का कोई बेसात नहीं और इन देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। अब आतंकवादियों की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय यहां पर आ गया है। हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ बल्कि भारत की आत्मा पर हुआ है, हर भारतवासी पर हुआ है। आतंकियों और साजिश रचने वालों को सजा अब मिलकर रहेगी। जिनको खोया प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो वहीं प्रधानमंत्री ने आतंकियों को यहां पर कड़ी चेतावनी भी दी है कि अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेंगे भारतवासी। और मधुरेश इस वक्त हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं, मधुबनी से। मधुरेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे यहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वहां पर पहले मौन रखा, पहले श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद बेहद साफ शब्दों में यहां पर जो आतंक के आका हैं उन्हें चेतावनी भी दी। निश्चित रूप से देखिए, ये पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री का पहला पब्लिक संबोधन था जिसमें उन्होंने कड़ी चेतावनी दी और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जो भी आतंक के आका हैं, जिन्होंने ये साजिश रची है और जो इस पूरे हमले में शामिल थे, वो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। किसी भी कीमत पर उनको जो ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में या पूरे विश्व में विकास के लिए सबसे जरूरी शांति और सुरक्षा है
और उन्होंने कड़े शब्दों में इस बात को कहा है कि जो भी आतंकी आता है उनकी जो बची खुची जमीन है वो भी छीन ली जाएगी। उन्होंने भारत के 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी इच्छा शक्ति के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि वो जो आतंकी बैठे हुए हैं उनको किस तरीके से कड़ी सजा दी जाएगी, इस बात को उन्होंने दोहराया। बिल्कुल अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे। अश्विनी, जिस तरह की तस्वीरें हम कल देख रहे थे, एक विरोध प्रदर्शन निकल कर आया जो कि ऐतिहासिक था, जहां पर कश्मीर वासी बाहर निकले, लेकिन अगर हम आज की बात करें, क्या कुछ स्थिति है? और लगातार जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक तरह का एक्शन और जो ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है, उसको लेकर भी इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि चुप नहीं बैठेगा भारत। अब निश्चित तौर से जया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में लोगों से सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखने की बात कही, पूरा का पूरा पंडाल, पूरा का पूरा जनसभा, पूरा का पूरा मंच और समूचा स्थल मौन हो गया। ये उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि थी जिन्होंने अपने यहाँ पर जान गंवाए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ की अगर बात करें, कल भी यहाँ के लोगों की ये मांग थी कि ऐसे लोगों को चुन चुन कर आइडेंटिफाई किया जाए, ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए, ऐसे लोगों को पनिश किया जाए, ऐसे लोगों को दंडित किया जाए, ऐसे लोगों को पहचान किया जाए, शिनाख्त की जाए। तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मधुबनी में कहा है कि आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाले ऐसे लोग, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मधुबनी में जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेजी में पूरे विश्व को भी ये संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की धरती से मैं स्पष्ट तरीके से पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को के साथ हम इस आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देंगे, जमीन में गाड़ देंगे और ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकवादियों को बगैर पनिश किए, बगैर दंडित किए नहीं रहा जा सकता। ये वो संकल्प शक्ति है जिसको मधुबनी की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया को बताया। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेजी में बताया और उन्होंने उन शक्तियों को भी धन्यवाद दिया, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को, जिन्होंने इस कठिन समय में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान के साथ उन्होंने एकजुटता का एकजुटता का संदेश दिया। तो निश्चित तौर से ये देश और दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के लोगों के भी कल भी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, अब से थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर से लोग प्रदर्शन करते हुए गए। इनोसेंट किलिंग को घाटी के आम आदमी डिस्कार्ड करते हैं, कंडेम करते हैं। इसके लिए सभी संगठन, उन्होंने एक स्वर में इसे आतंकवादी दहशतगर्दाना एक्ट कहा है और इसको उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को, उनको पनिश किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो निश्चित तौर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के एक एक आदमी के जो जज्बात है वो यही है कि ऐसे लोगों की शिनाख्त होनी चाहिए। और चाहे वो आंतरिक रूप से यहाँ पर रह रहे हों, चाहे वो सीमा पार से हो, चाहे सीमा पार से उनको पनाह मिल रही हो। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस तरीके से वो समय गया है और ये हमारी आत्मा पर प्रहार है। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो आप विशेष रूप से ध्यान देखिए, ये भारत की आत्मा पर प्रहार है, ये भारत के लोगों के संकल्प शक्ति पर प्रहार है। और 140 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देगी। ऐसे लोगों को जमीन के अंदर तक गाड़ दिया जाएगा। इतने कठोर शब्दों का प्रयोग करना ये बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जो छोटा अब भी बचा हुआ जो आतंकवादी वो है, जरिया है या इकोसिस्टम है, उसको भी समाप्त करने का समय आ गया है। तो साफ तरीके से बिहार की धरती से, मधुबनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल पहलगाम के हिंसक उसमें वारदात में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी सामूहिक रूप से, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से वहां पर मौन रखा गया और ये संकल्प लिया गया कि अब आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई होगी। और इसको विश्व जगत को भी बताया गया है, समूचे भारत को बताया गया है और इस संकल्प के साथ समूचा भारत खड़ा भी दिखता है। जया। बिल्कुल अश्विनी, हमारे साथ अशोक सज्जनहार इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व सीनियर डिप्लोमेट। अशोक जी, यहाँ पर बिहार की मधुबनी से प्रधानमंत्री का जो ये संबोधन, पहला संबोधन, सार्वजनिक संबोधन इस हमले के बाद, जहां पर आंखों में नमी है, लेकिन जिस तरह से जो आक्रोश हर भारतवासी में बढ़ता जा रहा है, उसे कितने सही शब्दों में प्रधानमंत्री ने बिहार से पूरे विश्व को संदेश दिया। जी बहुत धन्यवाद जया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पहला संबोधन है। तो मैं समझता हूँ जो न केवल पूरे भारत के लोग परंतु पूरे विश्व के लोग ये इस उनके संबोधन को सुन रहे होंगे, क्योंकि उसमें से वो निकालने का प्रयास कर रहे होंगे जो अब भारत इसके आगे क्या करने वाला है। क्योंकि कल तो जो हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री उन्होंने बताया जो क्या हम
ने कदम उठाए हैं, परंतु आपने देखा होगा जो उनके कमेंट्री के अंत में उन्होंने कहा जो भी इसमें आतंकवादी थे, आतंकी थे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, और उनके पीछे भी जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जो इनको सहारा दिए हुए हैं, इनको भी, उनके ऊपर भी हम वार करेंगे। और आपने देखा होगा जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल यही कहा था, जो पर्दे के पीछे बैठे हैं तो उनको भी हम बख्शेंगे नहीं। तो पूरी दुनिया ये देख रही थी, पूरा भारत ये देख रहा था जो इसके बारे में हमको क्या संकेत मिलते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा जया, और आपके जो दोनों कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने ठीक कहा। जो प्रधानमंत्री की जो उनके वाक्यों का, जो शब्दों का चयन था, उसमें बहुत व्यथा थी। जो हुआ है, जैसे लोगों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, जिनके परिवारजन मारे गए हैं, उनको क्या व्यथा है, वो सब उन्होंने अपने भाव में और अपने शब्दों में व्यक्त किया। परंतु उससे भी अधिक आक्रोश, और वो था जो पूरी देश का आक्रोश, जो हम ऐसे बैठने वाले नहीं हैं। जो भी आतंकी हैं, अब वो समय आ गया है जो आतंक की कमर तोड़ दे। और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जया, वो है जो उन्होंने इसके बारे में इमेजिन भी नहीं किया होगा। इतना उनके ऊपर अनएक्सपेक्टेड और इतना भारी उनके ऊपर प्रहार होने वाला है, और जो उनकी कमर तोड़ देंगे। तो मैं समझता हूं जो अब अगले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में, ये तो सरकार ही निर्धारित करेगी। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी है, एयरफोर्स, जिसको भी इन्वॉल्व होना है उसमें, वो सब इसके बारे में देखेंगे, सोचेंगे क्या करना है, कब करना है, कौन से टारगेट्स हैं, कौन सी जगह है जहां की हम अटैक करेंगे। उसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपके एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने कही, जो उन्होंने हिंदी से आगे चलकर अंग्रेजी में भी कुछ शब्द कहे। मतलब पूरी दुनिया को ये संदेश है, पूरी दुनिया को ये चेतावनी है, जो भारत अब कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। तो आप ये समझ लीजिएगा, और अब आपका समय आ गया है। आपने भारत के साथ आतंकवाद के विरुद्ध, आपने भारत का साथ में कहा है, जो हम भारत के साथ खड़े हैं। हमने देखा है सभी बड़े बड़े देश जो हैं, चाहे वो अमेरिका हो, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वैंस, राष्ट्रपति पुतिन, या यूरोप से भी सभी जो नेता हैं, सब ने भारत का साथ दिया है। और मैं समझता हूं जो भारत कोई भी एक्शन लेगा, उसमें कोई भी देश भारत के, सभी भारत का समर्थन करेंगे, क्योंकि आतंकवाद से पूरी दुनिया लड़ रही है। और प्रधानमंत्री की, मोदी की जो छवि है, वो यही है, एज अ स्ट्रॉन्ग मैन। आपने देखा होगा जब वो गए थे, राष्ट्रपति ट्रंप बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था जो आतंकवाद से निपटने के लिए मैं आपकी सहायता करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए, इन सब के साथ डील करने के लिए मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। तो ये देखिए, ये समय आ गया है। हमने, इस सरकार ने ये भी पहले बताया है, जो चाहे उरी हो तो सर्जिकल स्ट्राइक जरूर होगा, और ये जो अगर पुलवामा हो तो बालाकोट होगा। परंतु इस बारी बहुत ज्यादा मेरे विचार से उससे बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो हम कमर तोड़ देंगे, और वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जो उनके ऊपर कहर आने वाला है, जिस प्रकार का हम प्रहार उनके ऊपर करेंगे, तो ये प्रधानमंत्री आसानी से ऐसे शब्दों का चयन नहीं करते हैं, शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूं अगले कुछ दिनों में, सप्ताह में, महीने में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और ये इसके लिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो अपने मन ही मन में प्रसन्न हो रहे होंगे 2 दिन से, और अपनी आसिम मुनीर अपनी पीठ थपथपा रहे होंगे, जो हमने देखिए ये कहकर, जो 2 नेशन थ्योरी के बारे में कहकर, और कश्मीर को अपना जगुलर वेन बताकर हमने देखिए क्या वहां पर कमाल कर दिया है। तो वो मेरे विचार से उनके लिए बुरे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे लाल चौक कश्मीर से। अश्विनी, यहाँ पर हाथ जोड़कर, नमस्कार कर कर, मौन रखकर, और सिर्फ मदद का हाथ आगे बढ़ाने वाले भारत अब आत्मनिर्भर है, और इन आतंकियों के आकाओं की कमर तोड़ने की यहां पर बात साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने की है। जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, उन्हें कल नहीं तो परसों हमारी सेना नेस्तनाबूद जरूर कर देगी, लेकिन यहां पर निशाने पर वो आका हैं जिनके निर्देश पर यह पूरा काम हुआ। जिस तरह के कड़े कदम
कल शाम भारत की ओर से उठाए गए और अब जो प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, किस तरह से इसको देखते हैं? साथ ही लाल कश्मीर में जिस तरह की तस्वीरें, लाल चौक से जिस तरह की तस्वीरें कल से आ रही थी, वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं अब मिलने को मिल रही है? जी जया, हम लोगों से कुछ प्रतिक्रिया लेना भी चाहेंगे, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें और यहाँ के स्थितियों के बारे में बताना चाहें। साथ ही साथ मैं इनको ये भी बताऊंगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, क्योंकि ये यहाँ पर एक पर्यटक के रूप में आए हैं। आप लोग जरा साथ आए और कुछ रिएक्शन हम आपसे लेना चाहेंगे। एक चीज़ मैं और बताऊं जया, जैसे शुरू में मैं कह रहा था, कल हमने हमारे देश ने ये दिखाया कि डिप्लोमेटिकली हम क्या हम निर्णय ले सकते हैं। केवल डिप्लोमेटिक रास्ता ही नहीं होता है, इसके अलावा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिफेंस, मिलिट्री, बहुत सारे एक्शन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे एक्शन होते हैं। यानी कि कल भारत द्वारा लिया गया जो निर्णय है, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जिसकी संज्ञा दी जा सकती है, वो एक बानगी भर है। आज अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मधुबनी में बिहार की धरती से देश और दुनिया को आश्वस्त करते हुए कहा है कि आतंकवाद की इस घटना को 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प से हम हराएंगे, आतंकवाद की हम कमर तोड़ देंगे। ऐसे लोग जो कि इसके पीछे हो, चाहे वो सीमा पार हो, चाहे फिर यहाँ छिपे हों, उनको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। और अब ये समय आ गया है कि हम आतंकवाद पर एक निर्णायक लड़ाई जारी करें। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक हर व्यक्ति व्यथित है, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति मर्माहत है। तो किस तरीके से, अच्छा, उन्होंने अंग्रेजी में भी पूरी दुनिया को सुनाया कि हम एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में, हम जो हमारे साथ खड़े, हम उनका स्वागत करते हैं, और नहीं तो हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। कितना बड़ा मैसेज देश के लिए और खास ऐसे लोगों की जो आतंकवाद को पनाह देते हैं। साहब जी, वो लड़ाई तो लड़नी ही चाहिए। हम इतने साल बाद यहीं आए हैं, गुजरात से आए हैं, पहली दफ़ा आए, और हमें इतना डर लग गया कि हमें हमारा सब परिवार को बोल दिया कि यहीं नहीं आना चाहिए। दूसरी बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमें बहुत डर लग गया। हमारा पूरा परिवार वहाँ, हमारा फ्लाइट कल का है, इसलिए हमें यहीं रुकना पड़ा। फ्लाइट का कल का टाइम है हमारा, इसलिए आज हमें यहीं रुकना पड़ा। हमारा घर परिवार सब ऐसा डिस्टर्ब है कि यहीं वापस आ जाओ, ऐसा बोलता है। जी हाँ, लोगों के मन में भय तो है इस बात को लेकर, इतनी बड़ी घटना होने के बाद। कुछ लोग और हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे, अगर आप बोलना चाहें, आप युवा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आतंकवादी घटना के पीछे जो भी लोग हैं शामिल, चाहे वो यहाँ के हो, चाहे सीमा पार के हो, क्योंकि पाकिस्तान साफ तरीके से हिंदुस्तान में दहशतगर्दों को भेजने का काम लगातार करता रहा है, उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई होगी। और ये 140 करोड़ देशवासी, हर एक आदमी साने से साना, कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उस संकल्प को मजबूत करेगा। लड़ाई तो करनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए सब, जैसे अभी न्यू मैरिज होने के बाद उसके सामने उसको गोली मार दी, ऐसा तो नहीं चलता। किसी को कितना भी दुख होता है। चलिए, बिल्कुल। अभी मैं आपसे, आप शायद वकील हैं, आप शायद लॉयर हैं। पीएम साहब ने अब से थोड़ी देर पहले बिहार की धरती से कहा है कि इस तरह के दहशतगर्द कायराना हरकत को हिंदुस्तान की आवाम, कश्मीर, पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर आदमी आहत है, सबके दिल पे चोट लगी है, आत्मा पे हमारे घाव है, और ऐसे व्यक्तियों को पनिश किया जाना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। क्या राय है आपकी? देखिए, पीएम ने अगर ये बयान दिया है तो पीएम को पहले देखना है कि लैप्स कहाँ पे है। लैप्स कहीं ना कहीं जो चीजें हैं उसमें हम आपको बता रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री के जो बयान है वो मधुबनी से हैं, और साफ तरीके से ये चीजें कही गई हैं। जया, मैं एक चीज और कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने न केवल मधुबनी से, अंग्रेजी में भी उन्होंने कहा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी, अंतर्राष्ट्रीय देशों को भी, अंतर्राष्ट्रीय फोरम को भी उन्होंने साफ तरीके से कहा कि एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत उन सभी निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। और अभी केवल दुनिया ने देखा है कि डिप्लोमेटिकली इंडिया ने क्या किया है, अब दुनिया देखेगी कि पॉलिटिकल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से, और साथ ही साथ अन्य तरीके से। तो आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपनी आवाज उठाता रहा, लेकिन आज जब पूरा विश्व उस आतंकवाद के दंश को झेल रहा है, यहाँ पर एक बार फिर भारत ही एक बार फिर वो उदाहरण पेश करेगा कि कैसे आतंकवाद की आकाओं की कमर को तोड़ा जाता है। और 140 करोड़ भारतवासियों के मन में जो आक्रोश है, आज उन्हें शब्दों के साथ प्रधानमंत्री ने मधुबनी की जमीन से पूरे विश्व को सुनाया। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। अश्विनी और हमारे साथ अशोक सज्जन भी जुड़े हुए हैं। जस्ट लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अबे दे दूंगा पैसे यार, चिल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बहु भाई, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। और आज प्रधानमंत्री के साफ शब्दों ने और दो टूक ने पूरे विश्व को एक संदेश दे दिया है। आतंकवाद का दंश आज पूरा विश्व झेल रहा है, लेकिन एक बार फिर इस आतंकवाद से मासूमों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों से कौन बचाएगा। आज इस आतंकवाद की आकाओं की कमर तोड़ने के लिए भारत ही उठाएगा कड़े कदम। भारत आज आहत है, आंखों में नमी है, और इसीलिए आज पूरा देश पहलगाम हमले के पीड़ितों को, उसमें हमले में मारे गए मासूमों को जहां श्रद्धांजलि दे रहा है, जहां हर एक भारतवासी इन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है, तो वहीं इस बढ़ते आक्रोश की तस्वीर भी सामने आ रही है। कैसे 140 करोड़ भारतवासियों की इच्छा शक्ति आज इन आतंक के आकाओं की जमीन को हिला देगी, इसका उदाहरण पेश करेगा पूरे विश्व के सामने भारत। और प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में मधुबनी की जमीन से यह संदेश आज पूरे विश्व को दे दिया है। और आइए अब देखते हैं छठे इंडिया स्टील पर प्रधानमंत्री का संदेश। सभी सम्मानित अतिथि, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, इंडस्ट्री लीडर्स, इंटरनेशनल डेलीगेट्स और मेरे साथियों, नमस्कार। आज और अगले 2 दिन हम भारत के सनराइज सेक्टर, स्टील सेक्टर के सामर्थ्य और उसकी संभावनाओं पर व्यापक चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा सेक्टर जो भारत की प्रगति का आधार है, जो विकसित भारत की मजबूत नींव है और जो भारत में बड़े बदलाव की नई गाथा लिख रहा है। मैं आप सभी का इंडिया स्टील 2025 में अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है ये आयोजन नए आइडियाज साझा करने के लिए, नए पार्टनर बनाने के लिए और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नए लॉन्च पैड का काम करेगा। ये स्टील सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत का आधार बनेगा। साथियों, स्टील की भूमिका दुनिया की आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में स्केलेटन की तरह रही है। स्काई स्क्रैपर्स हो या शिपिंग, हाईवेज हो या हाई स्पीड रेल, स्मार्ट सिटी हो या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे स्टील की ताकत है। आज भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को सिद्ध करने में जुटा है। इस लक्ष्य को साधने में स्टील सेक्टर की भी भूमिका कम नहीं है। हमें गर्व है कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन चुका है। हमने नेशनल स्टील पॉलिसी के तहत 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। आज हमारी प्रति व्यक्ति स्टील की खपत लगभग 98 किलोग्राम है और ये भी बढ़कर 2030 तक 160 किलोग्राम हो जाने की संभावना है।
स्टील का ये बढ़ता कंजम्पशन देश के इंफ्रा और इकोनॉमी के लिए गोल्डन स्टैंडर्ड का काम करता है। ये देश की दिशा, सरकार की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की भी एक कसौटी है। साथियों, आज हमारी स्टील इंडस्ट्री अपने भविष्य को लेकर नए भरोसे से भरी हुई है, क्योंकि आज देश के पास पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जैसा आधार है। पीएम गति शक्ति के जरिए अलग अलग यूटिलिटी सर्विस को, लॉजिस्टिक मोड्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। देश के माइन एरिया और स्टील यूनिट्स को बेहतर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मैप किया जा रहा है। देश के पूर्वी भाग में जहां ज्यादातर स्टील सेक्टर मौजूद है, वहां क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। हम 1.3 ट्रिलियन डॉलर की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश के शहरों को स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए लार्ज स्केल पर काम हो रहा है। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और पाइपलाइन के डेवलपमेंट का ये अनप्रेसिडेंटेड पेस स्टील सेक्टर के लिए नई संभावनाएं बना रहा है। आज देश में पीएम आवास योजना मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी हमारी स्टील इंडस्ट्री के लिए नए अवसर खोलेगा। साथियों, भारत लंबे समय तक हाई ग्रेड स्टील के लिए आयात पर निर्भर रहा है। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए इस स्थिति को बदलना जरूरी था। आज हमें इस बात का गर्व होता है कि भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में जिस स्टील का इस्तेमाल हुआ है, वो भारत में बना है। हमारे ऐतिहासिक चंद्रयान मिशन की सफलता में भारतीय स्टील का सामर्थ्य जुड़ा है। कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस अब दोनों हमारे पास है। ये ऐसे ही नहीं हुआ। पीएलआई स्कीम के तहत हाई ग्रेड स्टील के उत्पादन के लिए हजारों करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है, और ये तो अभी शुरुआत है। हमें लंबी दूरी तय करनी है। देश में ऐसे कितने ही मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं जिनमें हाई ग्रेड स्टील की डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस बार के बजट में हमने शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर शामिल किया है। हम देश में आधुनिक और बड़े शिप बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हमारा टारगेट है भारत में बने शिप्स दुनिया के दूसरे देश भी खरीदें। इसी तरह पाइपलाइन ग्रेड स्टील और कोरोजन रेजिस्टेंट एलॉयज की डिमांड भी देश में बढ़ रही है। आज देश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से एक्सपांड हो रहा है। ऐसी सभी जरूरतों के लिए गोल होना चाहिए जीरो इंपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट। अभी हम 25 मिलियन टन स्टील के एक्सपोर्ट का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हम 2047 तक अपनी क्षमता 500 मिलियन टन तक पहुंचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारा स्टील सेक्टर न्यू प्रोसेसेस, न्यू ग्रेड्स और न्यू स्केल के लिए तैयार हो। हमें भविष्य को ध्यान में रखकर
एक्सपांड और अपग्रेड करना होगा। हमें अभी से फ्यूचर रेडी बनना होगा। स्टील इंडस्ट्री के इस ग्रोथ पोटेंशियल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, रोजगार के अवसर की अनंत संभावनाएं हैं। मैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों से आह्वान करता हूं, आप नए आइडिया डेवलप करें, उन्हें नर्चर करें और शेयर करें। मैन्युफैक्चरिंग में, R&D में, टेक्नोलॉजी अपग्रेड में हमें मिलकर आगे बढ़ना है। देश के युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के नए अवसर बनाने हैं। साथियों, स्टील इंडस्ट्री की विकास यात्रा में कुछ चुनौतियां भी हैं और आगे बढ़ने के लिए इनका समाधान करना भी आवश्यक है। रॉ मटेरियल सिक्योरिटी एक बड़ी चिंता है। हम अभी भी निकेल, कोकिंग कोल और मैंगनीज के लिए आयात पर निर्भर है और इसलिए हमें ग्लोबल साझेदारियों को मजबूत करना होगा, सप्लाई चेन्स को सिक्योर बनाना होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पर फोकस करना होगा। हमें और तेजी से एनर्जी एफिशिएंट, लो एमिशन और डिजिटली एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना होगा। AI, ऑटोमेशन, रिसाइकलिंग और बाय प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन स्टील इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगी। इसलिए हमें इनमें इनोवेशन के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। हमारे ग्लोबल पार्टनर्स और भारतीय कंपनियां साथ मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो इन चुनौतियों का और तेजी से समाधान होगा। साथियों, आप सभी जानते हैं, कोल आयात, खासकर कोकिंग कोल आयात का असर कॉस्ट और इकोनॉमी दोनों पर पड़ता है। हमें इसके ऑल्टरनेटिव तलाशने होंगे। आज DRI रूट और अन्य आधुनिक टेक्नोलॉजीज उपलब्ध है। हम इन्हें और बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम कोल गैसिफिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल गैसिफिकेशन के जरिए हम देश के कोल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, आयात पर निर्भरता कम कर सकते हैं। मैं चाहूंगा स्टील इंडस्ट्री के सभी प्लेयर्स इस प्रयास का हिस्सा बने, इस दिशा में जरूरी कदम उठाएं। साथियों, एक और अहम विषय अनयूज्ड ग्रीनफील्ड माइंस का भी है। पिछले 10 वर्षों में देश ने कई माइनिंग रिफॉर्म्स किए हैं। आयरन ओर की अवेलेबिलिटी आसान हुई है। अब इन एलोटेड माइंस का, देश के इन संसाधनों का सही इस्तेमाल करना और समय पे करना, ये बहुत जरूरी है। इसमें जितनी देरी होगी, देश का तो नुकसान होगा ही होगा, इंडस्ट्री का भी उतना ही नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहूंगा ग्रीन फील्ड माइनिंग को तेज किया जाए। साथियों, आज का भारत केवल डोमेस्टिक ग्रोथ की नहीं सोच रहा, बल्कि ग्लोबल लीडरशिप के लिए भी तैयार हो रहा है। आज दुनिया हमें हाई क्वालिटी स्टील के ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में देखती है। जैसा कि मैंने कहा, हमें स्टील के वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना होगा, खुद को अपग्रेड करते रहना होगा। लॉजिस्टिक में सुधार, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विकास और लागत कम से कम, ये भारत को ग्लोबल स्टील हब बनाने में मदद करेंगे। साथियों, इंडिया स्टील का ये प्लेटफॉर्म हमारे पास एक अवसर है, जहां से हम अपनी क्षमताओं का विस्तार करेंगे, जहां से हमारे आइडियाज को जमीन पर उतारने का रास्ता बनाएंगे। मैं आप सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं।
आइए मिलकर एक रेजिलिएंट, रिवॉल्यूशनरी और स्टील स्ट्रांग भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। मुंबई में इंडिया स्टील सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसे वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और कहा कि आज भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, इन तमाम जो आदि सेक्टर हैं आज वो आगे बढ़ रहे हैं और इसमें भारत के स्टील सेक्टर उन्हें गति दे रहा है। भारत की विकास गाथा में भारत के स्टील का सामर्थ्य जुड़ा हुआ है और आज हमें फ्यूचर रेडी होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज इस क्षेत्र से जुड़ी कई नए अवसर खुल रहे हैं, नई संभावनाएं आ रही हैं और पूरा विश्व भारत को देख रहा है। इस सम्मेलन से नए अवसर आएंगे और भारत को फ्यूचर रेडी लेने और वैश्विक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अब तैयार रहने की ज़रूरत है। और आइए आज की अहम खबर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर किस तरह से पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार भारत की ओर से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। बिहार की जमीन से प्रधानमंत्री की दो टूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मंच से भारत के खिलाफ हुए आतंकी हमले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिल रही संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारतीयता की भावना आतंकी हमले से कभी खत्म नहीं हो सकती और आतंकियों की पहचान कर उन्हें सजा दी जाएगी। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले के शिकार हुए लोगों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सभी से कुछ पल मौन रहने का आग्रह किया और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है,
उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने शुभम को श्रद्धांजलि दी और परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि सरकार इसका बदला लेगी। पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ शुभम द्विवेदी। 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। पहलगाम आतंकी हमला कभी ना भूलने वाला दर्द दे गया है। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कानपुर के शुभम की। अपनी शादी के महज 70 दिन बाद ही 31 साल के शुभम आतंकी वारदात का शिकार हो गए। पहलगाम का आतंकी हमला कई लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दर्दनाक यादें छोड़ गया है। इन्हीं में से एक 31 वर्षीय व्यवसायी शुभम द्विवेदी की दिलों को हिला देने वाली मौत भी है। पेशे से सीमेंट कारोबारी शुभम अपनी शादी के महज 70 दिन बाद ही आतंकी वारदात का शिकार हो गए। वो कानपुर के रहने वाले थे और इसी साल 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी। घर में विवाह समारोह की हंसी खुशी का माहौल चल रहा था। शुभम अपनी पत्नी और परिवार के कई सदस्यों के साथ शादी की खुशियां मनाने जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, इस बात से बेखबर कि ये खुशियां कुछ ही दिनों की मेहमान है। नए जोड़े ने मंगलवार को दोपहर में पहलगाम में घुड़सवारी करने का फैसला किया, जबकि परिवार के बाकी लोग अपने होटल के पास ही रुके थे। तभी आतंकियों ने धावा बोल दिया। आतंकियों ने उनकी पत्नी के सामने ही शुभम को मौत के घाट उतार दिया। पहलगाम के ऊपर वाली चढ़ाई होती है, उस पर गए थे हम लोग। घोड़े से लेके गए थे। वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए। घोड़े से लेके गए थे। ऊपर पहुंचे, बस मैंने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान है? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? अरे हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू। मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान करके हुए बंदे को स्थिति समझिए उसकी कि बहू के सामने ही गोली मार दी। बहू ने कहा हमें भी गोली मारी है, तो उनका नहीं, हमें आपको मारना नहीं है। अपनी जो भी उनकी भाषा है, गलत भाषा,
जाके वहाँ बताइए सरकार को, अपनी मोदी को बताइए, मोदी जी को बताइए, ऐसा उनको कहा। शुभम के परिवार वाले इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस बेटे की शादी की खुशी में कुछ दिन पहले ही सब लोग जुटे थे, खुशियां मना रहे थे, वो अब उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। ये तस्वीरें, ये दर्द शायद ही अब भारत कभी भूल पाएगा, लेकिन एक बात यहाँ पर साफ हो गई है कि इस चीज़ का बदला ज़रूर दिया जाएगा और जिन आतंकी आकाओं ने इसे अंजाम दिया है उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मन की बात है जन